लेकिन ये इक्वालिटी बेस पे होनी चाहिए। मतलब वहाँ से भी तो विल होनी चाहिए ना। वो आपके पीठ पे छुरा घोंपते रहे और आप इस तरफ से ये बात करते रहे कि जी हम ट्रेड करेंगे, ये करें। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को बोला जाता है आसमानी कौम, अच्छा, जन्नती कौम, ठीक है, इमामी कौम, ठीक है, बाबाए कौम, ठीक है, समझ गया। और ये अपने आप को दुनिया का सबसे अव्वल दर्जे का इंसान भी समझते हैं, क्योंकि इनकी नज़र में गैर इस्लामी लोग काफिर होते हैं। ठीक है जी, कीड़े मकोड़े होते हैं, रेंगने वाले। ठीक है, गैर इस्लामी को ये इंसान ही नहीं मानते, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अहले ईमान न बनाए अपने दोस्त काफिरों को। आपने फरमाया अगर काफिरों से ताल्लुक जरूरी भी है ना तो बस इतना ही है जैसे लैट्रीन के अंदर जाना मजबूरी है। और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जब भी आप काफिरों को पाओ वहाँ उनका कत्ल करो। लानत है तुम लोग के, लानत। इतना ऊपर से आने के बाद भी इनकी दशा तो क्या बोलोगे, दुर्दशा हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये नहीं सुधर रहे। और नहीं तो क्या। एक डॉक्टर का नाम सुनते दिमाग में सबसे पहले यही बात आती है कि ये बंदा लॉजिकल बात करेगा, फैक्ट पे बात करेगा, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए आपको एजुकेशन प्राप्त करनी पड़ती है। लेकिन वाह रे वाह पाकिस्तान की शिक्षा, ये पाकिस्तान के डॉक्टर साहब और ये पाकिस्तान की एजुकेशन करेगी हमारा मनोरंजन। तो चलते पाकिस्तान। चलो भाई। का नाम? डॉक्टर असद मुनीर। डॉक्टर असद मुनीर, पीएचडी डॉक्टर या फिर एमबीबीएस डॉक्टर? नहीं, मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक सर्जन हूँ। ज़बरदस्त, अच्छा लगेगा आपसे बात करते हुए। टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि अगर इकॉनमी की बात करें, पाकिस्तान की इकॉनमी की और दूसरे तमाम कंट्रीज़, खासतौर पे नेबर कंट्रीज़ की, कहा यह जाता है पाकिस्तान में अक्सर कि पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है जिस वजह से पाकिस्तान में इकॉनमी क्राइसिस आ रहे हैं। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी हद तक तो बात बिल्कुल ठीक है कि दुनिया में जब से कोविड आया उसके बाद बड़ी बड़ी इकॉनमी और जो बड़ी बड़ी एम्पायर्स थी जो अपने आप को इकॉनमी की किंग समझती थी वो भी कोलैप्स की, तो रिसेशन का शिकार हुई और सारा इस तरह का मामला हुआ। उसमें उसके असरात भी रहे पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान में मिस मैनेजमेंट भी अपने एतबार से हमेशा से रही है। और सवाल ये है कि अभी जो हमारे नेबर है इंडिया, उनके जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया कि हम आने वाले 4-5 साल में दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे। वो भी तो इसी दुनिया में आते हैं इंडिया वाले, वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, उनकी इकॉनमी कैसे ग्रो कर रही है? कोरोना उनमें उधर हमारे से शायद ज़्यादा आया था। नहीं, यही मैंने बात की ना कि पार्टली तो ये बात कही जा सकती है कि मतलब सारी दुनिया में है महंगाई, लेकिन यहाँ पर मिस मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा हुई। जो टाइमली डिसीजन होने चाहिए थे वो नहीं हुए, और हर चीज़ जो है वो कंप्रोमाइज़ है, और बहुत सी चीज़ों के जो है ऐसे इन्फ्लुएंस हैं जो कि नहीं होने चाहिए। मतलब यह है कि जिस का जो काम है जिस अदारे का वो उस तरीके से नहीं कर पा रहा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि इंडिया वाकई 4-5-6 साल में तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा दुनिया में? नहीं, नो डाउट, इसमें कोई शक ही नहीं है। ठीक है जी, मैं आपसे अपना एक सर्वे शेयर करता हूँ जो मेरी इन्फॉर्मेशन है। एक सर्वे हुआ इंडिया में और उन्होंने पूछा कि आप ये बताएं, अपने लोगों से पूछा कि आपके लिए सबसे जो मतलब बड़ा ख़तरा आपके मुल्क के लिए क्या है। तो एक आम आदमी का ख्याल होगा कि हमारे साथ ज़ाहिर है उनकी एक पूरी हिस्ट्री है, मतलब जो सारा हमारा तो जंगें हो चुकी हैं, तो उन्होंने हमें कहीं पर रखा ही नहीं है। उन्होंने सबसे ऊपर रखा जो है चाइना को, उसके बाद अमेरिका को और उसके बाद रशिया को। मतलब एक आम इंडियन भी पाकिस्तान को अब अपने लिए अब जो है ना वो मतलब नहीं समझता कि हम उसके लिए थ्रेट हैं, क्योंकि वो भी समझते हैं कि हम जो है ना इकोनॉमिकली बिल्कुल नीचे बैठ चुके हैं और बिल्कुल ज़ीरो हैं। यही सर्वे सेम पाकिस्तान में कर लिया जाए, यहाँ के लोगों के साथ कर लीजिए। ये लोग तो शायद सुन रहे हैं तो मतलब कुछ और बात कर देंगे, अदरवाइज एक वैसे ही जाके किसी मार्केट में सर्वे किया जाए तो क्या कहेंगे पाकिस्तानी? डेफिनेटली वो इंडिया के बारे में बात करेंगे कि इंडिया जो है हमारा सबसे, यहाँ इसराइल है या अमेरिका है, लेकिन देखें ना वो हमें कहीं रीड ही नहीं करते, कहीं रखते ही नहीं है, कहीं हमें लेबल ही नहीं करते कि ये हमारे लिए सबसे बड़ी, क्योंकि उनको पता है कि ये बेचारे खुद भीख मांग रहे हैं, बार बार IMF के पास जाते हैं और सारा मामला है। पाकिस्तान से डर वाकई में नहीं रहा है, मगर क्यों? इसका रीजन ये नहीं कि पाकिस्तान दुश्मनों वाली हरकतें नहीं करता या साजिश नहीं करता या भारत को बदनाम करने की कोशिश नहीं करता। पाकिस्तान मुसलसल ये करता रहता है। पाकिस्तान से नहीं डरने की वजह यह है कि ये कौम, ये मुल्क कभी सामने से वार नहीं करता, ये पीठ पीछे वार करता है। क्यों? और बुज़दिलों से कोई भी नहीं डरता है। आई समझ में? ठीक है, क्योंकि आपकी आर्मी है बुज़दिल आर्मी। ये आपकी आर्मी को बनाया गया था कश्मीर पे कब्जा करने के लिए। अपने बजट का 65% उनको खिलाते हो तुम आर्मी वालों को, लेकिन वो करते क्या है? वो प्लॉटों पे कब्जा कर रहे हैं भाई। आज पूरा पाकिस्तान लब्बैक के कब्जे में आ गया, उसने पूरे पाकिस्तान को ही बंद कर दिया। यानी कि पहले भुखमरी से मर रही है वहाँ की आवाम, ऊपर से उन्होंने
शटर डाउन हड़ताल शुरू कर दी, बंद करा दिया पूरा पाकिस्तान ही, बाढ़ में जाओ सब। आप ये पूरे पाकिस्तान के अंदर आज समझते हैं कि तहरीक लब्बैक जो है वो मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल जो उसकी कामयाब हो जाएगी? ये हमसे बेहतर ये मीडिया वाले दोस्त जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कराची से लेकर पेशावर तक, खैबर से लेकर पूरा पाकिस्तान जो है इस वक्त तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान की काल पर उन्होंने लब्बैक कहा है। ताजर बरादरी हमारे साथ है, मजदूर हमारे साथ है, किसान हमारे साथ हैं, हर एक ने हमारे साथ लब्बैक कहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कुछ दुकानें खुली हैं तो उन्हें जबरदस्ती बंद करवाया जाएगा, क्या किया जाएगा? नहीं, इस हवाले से मैं वाज़ेह करता चलूं कि कल हमारी डीसी साहब से मुलाकात भी हुई है, किसी दुकानदार को जबरदस्ती दुकान बंद नहीं करवाई जा रही। हाँ, दुकानदार से जाकर रिक्वेस्ट करना वो हमारा हक है, राइट है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम आपके हक के लिए जो खड़े हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमसे भरपूर ताउन कर रहे हैं। हमारे किसी कारकुन के पास कोई डंडा नहीं है, कोई सोटा नहीं है, कोई इस तरह का कोई मामला नहीं है। जो मजदूरी करके कमा के खाता, रोज कुआ खोता, रोज खाता, उसका तो ख्याल करो भाई, लेकिन ये ख्याल करेंगे नहीं। आपने बोला नो डाउट वो बांध सकते हैं अगर एफर्ट करें, तो क्या अजीब नहीं है कि दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी पावर जो बनने जा रही है, चाइना दूसरी इस टाइम है, मतलब बड़ी बड़ी पावर्स हैं, वो हमारे नेबर में है, एक ये बैठा एक ये बैठा, और मार्केट भी दुनिया की पहले नंबर पे जो मार्केट है इंडिया वो हमारे साथ है, और हम जो उनसे डिफॉल्ट हो रहे हैं बजाय उनसे रिलेशन बेहतर करके उनके साथ आगे बढ़ने के। देखिए रिलेशन बेहतर होने चाहिए, हमारा मज़हब भी यही कहता है, और देखिए हमसायों का बड़ा हक है, अगर देखा जाए वो भी हमारे हमसाए हैं। अल्लाह के नबी ने ये थोड़ी कहा है कि अपने हमसाया देखें, आपका हमसाया मुसलमान है या यहूदी है, उन्होंने कहा हमसाया है और उसका राइट है, तो वो भी पे उन्होंने तो बाकायदा कहा है नॉन मुस्लिम के साथ ट्रेड करो, उन्होंने तो खुद एग्जांपल सेट किया। देखिए ये चीज़ें डिबेटेबल इश्यूज हैं, अच्छा, लेकिन ये इक्वालिटी बेस पे होनी चाहिए, मतलब वहाँ से भी तो विल होनी चाहिए ना। वो आपके पीठ पे छुरा घोंपते रहे और आप इस तरफ से ये बात करते रहे कि जी हम ट्रेड करेंगे, ये करें, ट्रेड हमारी मजबूरी है। कर देना बंदे ने बात, वो आपके पीठ पे छुरा घोंपते रहे। ये कितने पढ़ लिख जाए, लेकिन इंडिया के खिलाफ जो इनका माइंडसेट बना हुआ है वो नहीं चेंज होने वाला भैया। फिर बहुत सारे भाई लोग शांति के कबूतर उड़ाने की बातें करते हैं इनके साथ, नहीं भाई ये सपोले डसेंगे ही। ये तो होगा। अभी आपने एक मिनट पहले बोला कि वो तो हमें अपने किसी कंपटीशन में लाते नहीं है, और दूसरे नंबर पे आप कहें कि वो पीठ पे छुरा खोबे, ऐसे थोड़ा सा ये तो फिर जो बात है वो कंट्रोवर्शियल सी नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं है। देखें वो इसलिए हमें नहीं लेके आते, मैंने आपको बताया कि हम इकोनॉमिकली मैच नहीं करते उनके साथ। तो फिर वो क्यों हमारे पीठ पे छुरा खोबेंगे? मतलब उनका तो मुकाबला ही अमेरिका या चाइना के साथ है, खुद ही आप कह रहे हैं वो हमें कहीं गिनते नहीं है, हमें कहीं कंपटीशन में नहीं लाते। आखिर देखें हमें वीक करने में उनका हाथ तो है ना। अब आप अपनी सारी वो जो इंटेलिजेंस की आप जो है मतलब रिपोर्ट्स निकाल लें, वहाँ पे सेल काम करते हैं जो यहाँ पर कालाबाग डैम बनने नहीं देते, आपके जो मतलब पॉलिटिशियन है उनके ऊपर वो इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके लॉकडाउन होने में उनका भी रोल है। ये नहीं है कि आप उनको बिल्कुल इस सारी पॉसिबिलिटी से बाहर निकाल सकते हैं। मान लिया एक मिनट के लिए, मान लिया कि भाई वो हमारे पॉलिटिशियंस को खरीदते हैं या उन पे इन्वेस्ट करते हैं, जो आपने बोला, तो वो पॉलिटिशियन कहाँ के होते हैं? डेफिनेटली पाकिस्तान। तो कसूर किसका ज्यादा होगा? देखें हमारा कसूर है, जिस तरह मैं अभी फिर एक कोट करूँगा कि टीपू सुल्तान ने एक बात की, जिसने कहा था जी हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारी माओं ने चंद गद्दार पैदा कर दिए हैं, और उसके बाद मीर जाफर, मीर सादक, ये कि अंग्रेज़ की सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि उसने उन गद्दारों को पहचान लिया। तो ये सारे लोग बातें कह गए, कोई एनालिसिस की ज़रूरत नहीं। अगर थोड़ा सा भी नॉलेज और बैकग्राउंड हिस्टोरिकल नॉलेज हो ना, तो हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। टीपू सुल्तान ने क्या कहा था क्या नहीं कहा था वो तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन मैं जरूर ये बोल सकता हूँ कि टीपू सुल्तान ने अगर ये लाइन कही है ना तो मैं पूरी तरीके से एग्री करता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिकाऊ कौम कोई है तो वो है आसमानी कौम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, अभी वो कमजोर हो गया है, थोड़ा शांत बैठा हुआ है, लेकिन ये मत भूलिए कि पाकिस्तान बना ही नफरत की बुनियाद पे, सिर्फ और सिर्फ नफरत हिंदुओं से, भारत से, और जो मुल्क नफरत की बुनियाद पे बना हुआ वो कभी भी आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। सही बात है। आपके जो भी विचार हो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, और मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा और आपको रिप्लाई भी करूंगा। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।